इस आर्थिक प्रस्ताव में भाजपा ने मुख्य तौर पर 3 मांगे रखी। बढ़ती महंगाई और सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को वापस लेने की मांग, एफडीआई को वापस लेने की मांग, भ्रष्टाचार पर एसआईटी का गठन और उचित जांच की मांग। वैसे तो प्रधानमंत्री ने 2009 में सत्ता में आने के बाद ऐलान किया था कि उनकी सरकार महंगाई से लड़ने के लिए 100 दिनों में पुख्ता कदम उठाएगी। पर इस बीच महंगाई दर नए नए कीर्तिमान स्थापित करती रही और आम आदमी के बल पर बनी सरकार आम आदमी की ही जेब पर भारी बोझ डालती रही। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की छवि कुछ इस प्रकार है कि वे जब भी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं तो पहले आश्चर्य होता है और बाद में आलोचना होती है। हाल ही में दिए गए देश को संबोधन में कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने वक्तव्य में देश को एक नई बात बताई। उनका कहना था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इस 12 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने महंगाई से त्रस्त देश की जनता के लिए एक भी वाक्य नहीं कहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई निरंतर बढ़ोतरी महंगाई की मुख्य वजह रही। हाल ही में हुई डीजल के मूल्य में वृद्धि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगले 2 महीने में 12% से अधिक हो जाएगा, जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। यूपीए के पिछले 8 साल के शासन के दौरान तेल पदार्थों की कीमतों पर वृद्धि देखी गई। सरकार का अपने निजी खर्चों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। सरकार अपने खर्चे कम करने और बढ़ते हुए राजस्व व्यय को रोकने के लिए कोई भी कारगर प्रयास नहीं कर पा रही है। वर्तमान सरकार ने लिक्विडिटी को कम करने एवं ब्याज दरों को 13 बार बढ़ाकर मांग को नियंत्रित करने की कोशिश की है। बढ़ी हुई ब्याज दरों ने भारतीय निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर प्रतिस्पर्धक बनाया है। इसे अगर सरल रूप में समझा जाए तो ऐसे समझा जा सकता है कि जब भी सरकार ब्याज दरों में इजाफा करती है तो एक निर्माता के बाजार से ब्याज दर पर उठाए ऋण की कीमत बढ़ जाती है, जिससे उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, जिसके चलते वो अपना सामान बाजार में महंगा बेचता है। ऐसा अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2013 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहेगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यूपीए सरकार FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के अनुसरण में हर तरीके से असफल रही है। FRBM एक्ट राजकोषीय घाटा कम करने के लिए एनडीए सरकार की पहल थी। वित्तीय वर्ष 2012 के लिए वर्तमान घाटा 4.1% है। इसकी मुख्य वजह है निर्यात में $25 बिलियन की कमी, देश में मूल ढांचे जैसे सड़क, संचार एवं बिजली की कमी और ऊंची ब्याज दरों के कारण औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। एफडीआई के समर्थन में सरकार की यह दलील है कि इससे देश में विकास होगा। पर अब सवाल ये उठता है कि जब तक देश में मूल ढांचा नहीं होगा तब तक विदेशी कंपनियां यहां आकर कैसे कोई क्रांतिकारी बदलाव ला सकेंगी। ये कंपनियां किसी भी शर्त में आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगी। इनका सिर्फ मकसद मुनाफा कमाना होगा। बुनियादी ढांचे को श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्राथमिकता देते हुए सड़क संपर्क, रेल संपर्क, हवाई संपर्क, समुद्री संपर्क, डिजिटल संपर्क, दूर संचार संपर्क आदि को भारत की अपेक्षाओं के अनुसार मजबूती प्रदान की। 4 महानगरों को जोड़ने वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे का निर्माण एनडीए के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। इसके अलावा सड़क संपर्क को और सशक्त करने के लिए देश के पूर्वी पश्चिम और दक्षिणी उत्तरी हिस्सों को जोड़ने के लिए ईस्ट वेस्ट एवं नॉर्थ साउथ हाईवे का निर्माण भी इसी दौरान शुरू हुआ।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में 4,20,637 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का जाल बिछाया गया। तेल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करके देश को हो रहे 2 लाख करोड़ के वित्तीय घाटे से बचाया गया। दूरसंचार में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए टेलीकॉम को नियंत्रण मुक्त किया, जिससे इनकमिंग कॉल रेट जो एक समय 16 रुपए थे उसे समाप्त किया गया। पिछले 6 महीने में देश की विकास दर कम होकर औसत 5.4% तक जा पहुंची है और इस वर्ष विकास की अनुमानित दर 5% रहने की संभावना है। चिंता की बात यह है कि न केवल अर्थव्यवस्था में मंदी आई है, पर इससे महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस बीच महंगाई दर 10% के पार गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए की कीमत 20% तक गिरी है और सरकार के विदेशी पूंजी भंडार में भी भारी कमी आई है। एनडीए काल में विश्व आर्थिक मंदी 2001 का दौर भी आया, पर रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी जैसे S&P, फिच और मूडीज भारत की रेटिंग निरंतर नीचे कर रही हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि भविष्य में देश के लिए ऋण संबंधित लागत में वृद्धि होना। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश सरकार का एक और जन विरोधी निर्णय है। विदेशी दबाव में आकर मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को मंजूरी देने का फैसला देश के करोड़ों लोगों के हितों के विरोध में सिद्ध होगा। सरकार ने संसद के दोनों सदनों में यह वादा किया था कि वो इस संबंध में आम सहमति पर पहुंचने के बाद एवं राज्य सरकारों से बात करने के बाद ही इस पर निर्णय लेगी। सरकार ने इसके विपरीत अपने निर्णय को लागू किया और करोड़ों लोगों के भविष्य को अंधकार में झोंक दिया। इसकी एक और कड़ी है हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए कई एग्जीक्यूटिव निर्णय, जैसे पेंशन बिल आदि। सरकार ने एफडीआई के बचाव में अपनी कई बेबुनियादी दलीलें दी और इसका खुला समर्थन किया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये मल्टी ब्रांड रिटेल चेन भारत में मुनाफा कमाने आ रही हैं, न कि दान के लिए। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में विदेशी कंपनियां सस्ते सामान की आड़ में विदेशी सामान को यहां बेचेंगी, जिससे भारत के किसानों, कारीगरों और मजदूरों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। एफडीआई से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। युवा टीवी के माध्यम से पहले भी हमने एफडीआई के मुद्दे को उठाया है और इस पर विस्तार से चर्चा कराकर देश को यह बताने की कोशिश की है कि कैसे एफडीआई का फैसला देश हित के खिलाफ साबित होगा। आज भाजपा ये मांग करती है कि सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में लिया गया ये फैसला सरकार वापस ले। देश की 50 लाख करोड़ से अधिक मूल्यवान खनिज संपदा को मनमाने ढंग से 140 निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। यह आवंटन बिना किसी मूल्यांकन और वैध चयन के किए गए। घोटालों में जो 11 नाम सर्वप्रथम सामने आए, वो नाम कांग्रेसियों एवं उनके सहयोगियों के हैं। भ्रष्टाचार के कारण लोकतंत्र की नींव हिली और देश का आर्थिक विकास बाधित हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख गिरी है। जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की रेटिंग गिराई है। कोयला घोटाले से पहले भी राष्ट्रमंडल खेल, आदर्श सोसाइटी एवं 2G जैसे बड़े बड़े घोटाले सामने आए,
जिससे देश के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। आज भाजपा ये मांग कर रही है कि सभी घोटालों की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए। भाजपा ने हमेशा से ही सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।